हेलो 10th क्लास। बेटे हम जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये विद्युत की दुनिया में घूमते हुए। अभी तक आप थोड़ा सा अगर हम देखें, फ्लैशबैक में जाएं, तो हम लोग आवेश कर चुके हैं, विद्युत धारा कर चुके हैं, विभव, विभवांतर, हम ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये क्या है? आप जब अपने घर पे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अगर ज़्यादा देर हम स्विच को ऑन रखते हैं, या फिर फ़ोन सबके पास है, आप जब फ़ोन चार्ज करते हो तो थोड़ी देर बाद फ़ोन गर्म होने लग जाता है, स्विचेस भी गर्म आपको लगने लग जाते हैं। तो इसी को हम विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, गर्म हो जाना। जब हम किसी विद्युतीय परिपथ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या कुछ समय बाद हमें जो ऊष्मा का महसूस होती है, उसी को हम विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कैसे, क्या होता है ये? क्या, जैसे ये तो चलो हमने बोला कि फ़ोन में हम चार्ज करते हैं, जब ज़्यादा देर तक हमने स्विच ऑन रखा है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ हमारे अप्लायंसेस, कुछ हमारे उपकरण ऐसे हैं जो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे आप कपड़े आयरन करते हो, तो जो आयरन है, इस्त्री है हमारे घर पे, वो इसी सिद्धांत पे काम करती है। कैसे? आपने उसका प्लग लगाया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करनी शुरू हुई और हीट निकलने लग गई। होता है ना, हीटर चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या, हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है, हाई रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर चाहिए होते हैं। तो वो हम बनाते हैं खुद, अलॉयज़ को, मिश्रित धातुओं को लेते हैं, ऐसी मिश्रित धातुएं बनाते हैं मेटल्स को जोड़ के, ताकि हमको ये उपकरण मिल सकें और हम फ़ायदा उठा सकें अपने विद्युतीय धारा का। तो पहले हमें देखना है कि विद्युतीय धारा है क्या, वो आप जान चुके हो। अब हमें देखना है कि ऊष्मीय प्रभाव कैसे, क्या मतलब। देखो, जैसे हमने पहले भी कितनी बार ये किया है, कंडक्टर बना लेते थे। बेटे कंडक्टर छोटा सा होता है, हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हम ऐसे कोई कंडक्टर, उसमें आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एटम्स भी मूव कर रहे हैं। और क्या होता है, ये आपस में टकराते रहते हैं, इनकी टक्कर होती रहती है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन सबकी। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं, है ना, आई करंट को फ्लो कराते हैं, तो इसमें टक्कर होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हमने पढ़ा है। तो क्या होता है, हमने इसमें से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हुई तो ये होने लग गई टक्कर। जो ये टक्कर हुई, इसने क्या, ये मूव कर रहा था ना, गति में है, मतलब ये चल रहे हैं सारे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना शुरू हो गए एक ही डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी शुरू हो गई, ये आप सबको पता है। अभी जब ये टकराए, जैसे आप चल रहे हो, है ना, रास्ते में मान लो आप चल रहे हो, बड़ा सा पत्थर आ गया, आप टकराए उस पत्थर से, आप में कोई ऊर्जा थी, आप चलने के लिए कुछ काम कर रहे थे, तो आप में जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी है तभी तो हम चल पाते हैं, वो हमारी एनर्जी उस पत्थर में ट्रांसफ़र हो गई थोड़ी सी। तो वो जो ट्रांसफ़र हो गई, एटम में भी ट्रांसफ़र हो गई, है ना, उससे टकराया, तो वो क्या, फिर वो एनर्जी हीट के रूप में बाहर आती है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ, जो एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसमें जो मोशन वाली एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी, वो किसमें, हीट में चेंज हो गई, हीट एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई वो। तो यहाँ से हमको हीट एनर्जी मिल गई। आपको पता चल गया विद्युत धारा में कैसे ऊष्मीय प्रभाव होता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो जो टक्कर होती है, प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से हमें हीट में कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके जी, तो ये हमारा ऊष्मीय प्रभाव हो गया। अब हम इसको बेटे आप जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे कैसे।
अभी हमको क्या यहाँ पे एनर्जी है, अब इसका जो फार्मूला है वो हम ड्राइव करेंगे। कैसे? आपने एनर्जी मतलब वर्क डन, आप जब गति कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे हैं तो वो क्या है, वो कुछ काम करना पड़ रहा है उनको, तो काम जो करना है उसी को तो एनर्जी कहते हैं, उसी को ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे ऊर्जा हमारी हीट में बदल गई, ऊष्मा में बदल गई है। तो इसका फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे? आपने वर्क डन का पहले हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, वर्क डन का आपने कोई फार्मूला पढ़ा है? थोड़ा सा याद कीजिए, तो याद कीजिए। विभव में पढ़ा था हमने, पोटेंशियल में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल जो था आपका वो आपने पढ़ा था कि वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से विद्युतीय क्षेत्र के किसी पॉइंट पे लाने के लिए किया गया कार्य वर्क डन होता है। यहाँ से हमको वर्क डन मिल गया, वर्क डन मिल गया हमको, मतलब वर्क डन हमें मिल गया यहाँ पे आप बोल दो ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर वर्क डन, कि वर्क डन ही हमारी ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ये W का फार्मूला यहाँ से आपके पास आ गया VQ, लिख सकते हो ना, W इज इक्वल टू VQ, आराम से लिख सकते हो यहाँ से। ये हो गया आपके पास, हमें वर्क डन का एक फार्मूला हो गया। अब Q के बारे में हम क्या जानते हैं? Q क्या है? ये है हमारा आवेश। तो आवेश का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युतीय धारा कहते हैं। यहाँ से Q आपको मिल गया I इंटू टी, I इंटू टी यहाँ पे रखिए। W को आप H लिख दीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीट की। यहाँ पे V, Q की जगह पे IT, तो H आ गया VIT। ओके जी। इसके बाद हमारे जो हीट एनर्जी के है, इलेक्ट्रिसिटी के हीट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें विद्युतीय धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव में हीट के आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उसके बेस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हमको देखना होता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से हम अपना फार्मूला चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको VIT मिल गया। अब आपको ओहम्स लॉ भी आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने रिकैप किया था कि अभी तक जो पढ़ा है ना वो ही इस पे आपने डालना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने अब हम ओहम्स लॉ आपके पास क्या था ओहम्स लॉ में? V इज इक्वल टू RI था, यही था हमारे विभवांतर और विद्युत धारा में हमारा जो रिलेशन था वही था। अब ये वाली वैल्यू अगर हम इसमें फिल कर दें, इसका कुछ नाम रख लेते हैं 1। एक तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया H इज इक्वल टू VIT। अगर हम V की जगह RI रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना बन जाएगा? H इज इक्वल टू RI IT, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। ये बन गया एक आपका फार्मूला नंबर 2। ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? जब आपको मान लो प्रतिरोध गिवन है, विद्युत धारा गिवन है, टाइम गिवन है और आपको H फाइंड करना है, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक और यहाँ से आप वाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI, तो यहाँ पे आप R इज इक्वल टू V ओवर I भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे अगर अब यही फार्मूला 1 में H इज इक्वल टू VIT में अगर R इज इक्वल टू R नहीं I की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू अगर हम लेते हैं, I की वैल्यू को V ओवर R ले लेते हैं, तो यहाँ पे V ओवर R इंटू T, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर R ओवर इंटू T। तो ये डिफरेंट आपके ये 3 फार्मूलाज हो गए हीट के, जो आप यूज़ करोगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे।
और इसमें बेटे आपके जो यूनिट्स हैं हीट के, क्योंकि वर्क डन हम एनर्जी के यूनिट जूल थे तो जूल ले लेते हैं अभी के लिए। आगे जब आप पढ़ोगे पावर पढ़ोगे, उसके बाद हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके कौन से यूनिट्स है, कैसे हैं, फिर इस हीटिंग इफ़ेक्ट पे जो इस फिनोमिना को यूज़ करके जो हम अप्लायंसेस उपकरण ही घर में यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यही देख रहे हैं कि जूल का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है। तो जूल का हीटिंग इफ़ेक्ट यही है कि जब किसी चालक तार से हम विद्युतीय धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय बाद वो चालक तार गर्म हो जाती है। तो यही प्रभाव जो है, इसी क्रिया को, गर्म होने की क्रिया को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। अभी हमने फिर उसके बाद हमने वर्क डन, क्योंकि एनर्जी मतलब कुछ काम करना पड़ा, वहाँ से हमने फार्मूला लिया, हमने पोटेंशियल में वर्क डन पढ़ा था। अपनी नई दुनिया में हमने जब विद्युत में घुसे थे तो वहाँ पे हमने वर्क डन कहाँ पढ़ा था, पुराना वर्क डन नहीं, विद्युत धारा, इसी की दुनिया में हमें ढूंढना है तो यहाँ पढ़ा था हमने पोटेंशियल में। उसके बाद क्यू जो आवेश था, चार्ज था, उनको आपस में हमने एक दूसरे से मिक्सिंग करते करते फार्मूलाज बनाए हैं 1, 2 और 3। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। इसके बाद बेटा जी, ये आपने जब 3 आपको मिल गए, इसको आपको कई बार क्या बहुत बार आता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम बताइए। ये जो पूरा इफ़ेक्ट पढ़ा है हमने, इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट, जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ये क्या है? आपने कहना है कि जब किसी चालक तार से, ठीक है, ये हमने कोई चालक तार, साथ में अगर आप डायग्राम बना के करते हो ना तो आपको लर्न करना भी इजी हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये हमने कोई चालक तार, उसमें से करंट आई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, रेजिस्टेंस R है, तो आप लिखोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट में, जब किसी चालक तार से जिसका विभवांतर V है और रेजिस्टेंस R है, टाइम T के लिए विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा का जो मान प्राप्त होता है उसको हम लिखते हैं H = I²RT। ये फार्मूला हमने अभी फाइंड किया, H = I²RT। इसमें बाय जूल्स लॉ, जूल के 3 नियम हैं। क्या इतने इजी? कुछ भी नहीं, ये फार्मूला याद है। आपने बोला किसी चालक तार से जब आई करंट प्रवाहित किया कुछ समय T के लिए, जिसका विभवांतर V था, रेजिस्टेंस R था, तो उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, जहाँ ऊष्मा ऊर्जा का जो मान है वो है H = I²RT। जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ फर्स्ट नंबर, जूल्स लॉ पहला क्या कहता है? H, ये वाला H, इसी को लिखता है समान अनुपाती है किसके? करंट के स्क्वायर के, यहीं से लिखना है। इसका क्या मतलब है कि अगर करंट आप बढ़ा दोगे, धारा का प्रवाह बढ़ा दोगे तो हीट भी बढ़ जाएगी, अगर धारा का प्रभाव कम कर दोगे तो हीट भी कम हो जाएगी। जैसे, और ये वाले हम जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, हीटर है, गीज़र है, खाना बनाने वाला चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक जो है, वो सब इन्हीं सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं हमारे। अगर हम करंट ज़्यादा प्रवाह करेंगे तो ज़्यादा हीट निकलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है। दूसरा क्या है, इसमें से जो मिल रही कोई चालक तार
जिसका विभवांतर V है, प्रतिरोध R है, कुछ समय t के लिए अगर उसमें से विद्युतीय धारा I प्रवाहित करते हैं तो जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो होती है डायरेक्टली समानुपाती रेजिस्टेंस के। मतलब अगर R बढ़ा दोगे तो हीट भी बढ़ जाएगी, R कम कर दोगे तो हीट भी कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो हमारा जो हीट है वो ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो हीट कम हो जाएगा। इसके लिए हमें हाई रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, तभी हम एलॉयज़ मतलब मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं इन सब को बनाने के लिए, जिसमें हमें हीट ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है ना बहुत हाई है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, निकल क्रोमियम और मैग्नीज से मिलके बनती है। मिश्र धातु मतलब बहुत सारी धातुओं को मिला के जो बनाते हैं ना, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं हम हाई रेजिस्टिविटी के लिए ताकि हमको हीट ज़्यादा मिले। उसके बाद ये दूसरा लॉ हो गया जूल्स लॉ। हमारे पास 3 जूल के लॉ है। 3 कहाँ से आए? ये फार्मूला से ही तो आए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको फार्मूला पता है तो उसी को आगे लिखते जाइए। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम को। टाइम बढ़ा दोगे, आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, ज़्यादा देर तक अगर आप ऑन रखते हो तो ज़्यादा गर्म हो जाता है। हीटर है, गीज़र है, कुछ भी जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ जाती है, टाइम अगर कम रखते हैं तो हीट कम मिलती है हमको। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको अभी करिए एक बार, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपना पावर को, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आते हैं घर में हमारे वो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, हम उसके जब रिलेटेड आपको समझाएंगे। तो अगर आपने एक बार अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि घर के जो हमारे अप्लायंसेस हैं, लाइट बल्ब है, हमारी आयरन है या फिर हीटर है, वो कैसे काम करते हैं, और फ्यूज़ है, इन उपकरणों के बारे में भी जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊष्मीय हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू बच्चों।